तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है परिवर्तन चक्र 24/7 क्लासेस में। मैं हूं प्रतीक रिखाड़ी और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भारत की नदियां। भारत की नदियों में भी हम एक इम्पॉर्टेंट नदी को पढ़ेंगे आज, स्पेशली जो गंगा के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो गंगा के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे गंगा के पढ़ने से पहले उसका बेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेस एक बन जाएगा कि गंगा कैसे पृथ्वी पर, धरती पर उतारी गई थी। तो भगीरथ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। महाराज भगीरथ का क्या था कि एक सूर्यवंशी कुल के राजा सागर थे। उनकी चाह थी कि वो 100 अश्वमेघों का यज्ञ कराएं। तो उन्होंने जब 100 अश्वमेघों का यज्ञ कराना चाहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने 60,000 पुत्र जो थे उनको सभी पुत्रों को 100 अश्वों की खोज करने के लिए तीनों लोक में भेज दिया। तो अब इंद्र इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। तो उन्होंने क्या करा, कुछ घोड़े कपिल मुनि के आश्रम पाताल लोक में छुपा दिए। जब राजा के पुत्र खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, कुछ घोड़े मिले, दिखाई दिए। तो अब वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि कहीं ये कपिल मुनि का काम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल मुनि ने इन घोड़ों को छुपाया। उन्होंने गुस्से में, आवेश में आकर कपिल मुनि के आश्रम पे आग लगा दी। वो आग कपिल मुनि का बाल भी बांका ना कर सकी, उनको छू भी ना सकी, उनको कोई हानि या क्षति नहीं पहुंची। और उल्टा जो राजा सागर थे उनके पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब राजा सागर को ये बात पता चली तो राजा सागर अत्यंत दुखी हुए, मतलब उनको शोक की एक लहर दौड़ उठी उनके ऊपर। और राजा सागर के एक पुत्र थे अंशुमन। अंशुमन के पुत्र का नाम था दिलीप और दिलीप के पुत्र का नाम था भगीरथ, जिससे महाराज सागर ने गंगा को धरती पर लाकर पाताल ले जाने की बात रखी थी, ताकि उनके पूर्वजों की राख गंगा में बह सके और उन्हें मुक्ति मिल सके। तब उन्होंने तप किया, परंतु गंगा के वेग को सिर्फ कौन धारण कर सकता था। जब गंगा जी प्रकट हुई उनके तप के बाद, भगीरथ के तप के बाद, तो गंगा जी ने बोला कि मेरे इस वेग को धारण करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ शिव जी में है, आप शिव जी का तप कीजिए। तब शिव जी के लिए तपस्या की भगीरथ ने, और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी ने जब बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, तो भाई गंगा जी ने बोला कि मैं तेजी से तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, तुम अपने अश्व से, अपने घोड़े से आगे आगे बढ़ना और मुझे पाताल का रास्ता दिखाना। तो भगीरथ बड़ी तेजी से अपने घोड़े से आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा आ रही थी। उफानी आवाज और ये वो इस तरीके से बहुत तेजी से उनके पीछे आ रही थी, पीछा कर रही थी। अब इस आवाज से किसी का तप भंग हो गया था, किसी की पूजा पाठ अर्चना भंग हो गई थी। वो थे जानु ऋषि। जानु ऋषि का तप जब भंग हुआ तो जानु ऋषि ने गुस्से में गंगा को पी लिया। इसीलिए गंगा जी को एक और नाम से जानते हैं और बोलते हैं जाह्नवी। जाह्नवी नाम से भी हम गंगा जी को जानते हैं, क्योंकि जानु ऋषि ने उनको पी लिया था। इसी प्रकार से गंगा शिव जी की जटाओं में धारण हुई और शिव जी ने उनको इस प्रकार से धरती पर गंगा जी धीरे धीरे उतरी। तो आइए चर्चा करते हैं आज गंगा को लेकर। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं गंगा को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं ऋषि जानु ऋषि ने इस प्रकार से गंगा को पी लिया था। तो जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक नदी तो यहाँ से आ रही है, ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, और यहाँ तक हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये नदी कहलाती है अलकनंदा। क्या कहलाती है? अलकनंदा। AN करके डिनोट कर रहा हूँ। ये नदी कहलाती है अलकनंदा। और अलकनंदा को ही हम अन्य दो नामों से भी जानते हैं। पहला नाम विष्णु गंगा और दूसरा नाम विष्णुपदी। तो अलकनंदा को ही हम विष्णु गंगा या विष्णुपदी भी कहते हैं। अब ये विष्णु गंगा या विष्णुपदी जब मिलती है एक स्थान पर, किससे? विष्णु गंगा जब मिलती है धौली गंगा से। यहाँ देखिए इधर से धौली गंगा आ रही है। तो जब विष्णु गंगा मिलती है धौली गंगा से तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ये गंगा को आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे विष्णु प्रयाग होगा। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है। अब देखा क्या जाता है कि कौन सी नदी गहरी है। देखिए इधर से आ रही है, मैंने बताया, यहां से आ रही है कौन सी? धौली गंगा। और इधर से आ रही है अलकनंदा या विष्णु गंगा। इन दोनों में से जो भी गहरी होगी वही आगे नाम से कहलाएगी।
तो इन दोनों में गहरी थी अलकनंदा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिली तो इस जगह से हमने इसको अलकनंदा कहना शुरू कर दिया। अब अलकनंदा जब आगे की ओर बढ़ी तो एक नदी और इससे आकर मिली, यह है नंदाकिनी। जब नंदाकिनी आकर इससे यहाँ पर मिली, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर स्थान पर मिली, तो यहाँ पर भी गहरी कौन सी ज़्यादा थी? अलकनंदा। इसीलिए जब ये आगे बढ़ी तो हम इसको भी अलकनंदा कहने लग गए। और जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। याद रखिएगा, नंदाकिनी की एक विशेषता है कि नंदाकिनी का जल कभी भी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। नंदाकिनी का जल कभी भी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अलकनंदा थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो फिर इसमें एक नदी और आकर मिली, ये थी पिंडर या कर्णगंगा। पिंडर या कर्णगंगा। पिंडर या कर्णगंगा जब अलकनंदा में मिली तो यहां पर भी अलकनंदा ज्यादा गहरी थी, इसीलिए जब ये आगे बढ़ी तो अलकनंदा ही नाम से जानी गई। और जहां पर पिंडर या कर्णगंगा अलकनंदा से मिली उस जगह को हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? कर्णप्रयाग के नाम से। फिर अलकनंदा थोड़ा सा आगे बढ़ी और इस बार अलकनंदा में केदारनाथ से आने वाली एक नदी, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर पड़ता है हमारा। तो पूछता है केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है? तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग जिले में। तो केदारनाथ से आती है एक नदी जिसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी जब यहां से आकर मिली अलकनंदा में तो इस स्थान को हमने नाम दिया रुद्रप्रयाग। शिव जी का रुद्र रूप होता है कि नहीं होता है? शिव जी का रौद्र रूप होता है, तो इसीलिए उससे याद कर लीजिए कि शिव जी के पास से आने वाली जो नदी है मंदाकिनी है, और ये जब अलकनंदा में मिलती है तो उस प्रयाग को हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जब इसमें भी ज्यादा गहरी अलकनंदा ही थी तो इसलिए आगे बढ़कर फिर से ये अलकनंदा ही कहलाई। और अलकनंदा इस बार जब आगे बढ़ी तो इसमें एक नदी जो गोमुख से निकली थी, जिसको हमने अभी कहानी पढ़ी थी, गोमुख से कौन सी नदी निकली थी? गोमुख से निकली। गोमुख कहाँ है? गोमुख पड़ता है उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले में गोमुख कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जिले में। यहीं से गंगा, यहीं से भागीरथी निकली है। यहीं से भागीरथी निकली है। गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है, गंगोत्री जिला है, और नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है और उत्तरकाशी जिला है। तो उत्तरकाशी जिले में एक जगह है गंगोत्री, जो गंगोत्री चार धाम यात्रा भी आपने पढ़ी होगी। उसी गंगोत्री ग्लेशियर में एक गोमुख है, उस गोमुख से निकली है ये भागीरथी। तो भागीरथी जब यहाँ से आगे बढ़ती है और मिलती है ये भी अलकनंदा से, तो अलकनंदा से मिलने के बाद जब ये इस स्थान पर पहुँचती है, इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। तो पूछता है बताओ अलकनंदा और भागीरथी कौन से एक स्थान पर मिलते हैं? तो आप कहेंगे देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिली? अलकनंदा और भागीरथी। और चूंकि ये दोनों लगभग गहराई में बराबर थी तो आगे जाकर हमने इसको नाम दे दिया गंगा। आगे जाकर हमने इसको क्या नाम दिया? गंगा। क्या नाम दिया? गंगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि गंगा कहां से आई। एक तरफ से आ रही है भागीरथी और दूसरी तरफ से आ रही है अलकनंदा। ये जिस पॉइंट पर मिले उस पॉइंट को हमने नाम दिया देवप्रयाग, और आगे चल के दोनों नदियां गहराई में समान थीं तो आगे चल के हमने इनको नाम दे दिया। तो ना इसकी चली, जब दोनों ही गहरी नदियां एक दूसरे से गहराई में बराबर थी तो ना इसकी चली और ना इसकी चली, और नाम दे दिया गंगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता देता हूं, ये जो पिंडर है या कर्णगंगा है ना, ये पिंडर जो है, ये आपकी जो पिंडर नदी है, तो ये जो है इसका जल पितरों को कभी नहीं चढ़ाते हैं। इसका जल कभी भी पितरों को नहीं चढ़ाया जाता है। एक इसकी विशेषता ये है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं गंगा की, तो हम इधर उधर ना भटकते हुए टॉपिक पे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए क्या होता है, ये जो भागीरथी आ रही है, ये वाली भागीरथी, इस पे एक नदी यहां से मिल रही है, एक नदी यहां से मिल रही है। पॉइंट तो ये भी टिहरी ही है, ये टिहरी है। ये जिला भी क्या है? ये देवप्रयाग कौन से जिले में आता है? ये भी पूछता है। टिहरी जिले में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में, जो कि गढ़वाल में पड़ता है। और अगर ये यहां से बात करें, भागीरथी और भिलंगना का भी एक मीटिंग पॉइंट है, ये भी टिहरी में ही है। भागीरथी और भिलंगना, यहां पड़ता है टिहरी डैम। टिहरी डैम याद रखिएगा,
भाभी, भाभी से याद करिएगा, भाभी, भाभी, भागीरथी एंड भिलंगना, ये दो नदियां आपस में मिलती हैं टिहरी डैम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम हमें पता है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है, सबसे ऊंचा डैम है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक करके कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और आप खुद ही इसका आंसर देंगे, आप इसका आंसर खुद ही देंगे। गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से होता है। अभी बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जो है वहीं पे गोमुख है, तो गोमुख से ही ये भागीरथी निकली है, और ये कहाँ है? गंगोत्री में। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि कौन से जिले में? उत्तरकाशी में। ये हमने पढ़ लिया। तो वही कह रहा है कि गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से होता है। भागीरथी से निकलने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बताया मैंने, गोमुख कहते हैं। इसके बाद भागीरथी को हम क्या बोलते हैं? देखो अब यहां पे फिर से समझो, ये आ रही है भागीरथी जो बिल्कुल उफान करते हुए आ रही है, और यहां से आ रही है अलकनंदा जो एकदम शांत है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सास, और इसको कहते हैं, इस अलकनंदा को कहते हैं बहू। याद रखिएगा, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं सास और इसको कहते हैं बहू। ठीक, तो क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। कहता है कि भागीरथी को सास कहते हैं, और ये देवप्रयाग टिहरी में अलकनंदा से मिलने के उपरांत गंगा कहलाती है। उसके उपरांत ही तो ये गंगा कहला रही है, इससे पहले तो ये अलकनंदा और भागीरथी हैं। तो यही वो बोल रहा है, कह रहा है भागीरथी देवप्रयाग टिहरी में अलकनंदा से मिलने के उपरांत गंगा कहलाती है। गंगा सर्वप्रथम मैदानी भाग में कहाँ पे मिलती है? अब एक प्रश्न ये भी आता है, गंगा अब यहां से गंगा बन गई, गंगा ने मान लो यहीं तक उत्तराखंड था, यहीं तक उत्तराखंड था, ये पूरा उत्तराखंड है। तो कहता है, और ये सारे पहाड़ हैं। अब गंगा जब पहाड़ से नीचे उतरी तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में इसने कौन से जिले को उत्तराखंड के छुआ, या उत्तराखंड की कौन से प्रमुख स्थान को छुआ? तो ये है हमारा हरिद्वार। सबसे पहले किसको छुआ? हरिद्वार को। तो प्रश्न आता है, जब मैदानी क्षेत्र में गंगा उतरती है तो सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र के किस भाग को गंगा छूती है? तो आप कहेंगे हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तराखंड के उपरांत, अब यहां तक उत्तराखंड की बाउंड्री थी, मैंने बताया आपको, तो यहां से उत्तराखंड के उपरांत गंगा सर्वप्रथम किस जगह पे मिलती है? तो आप कहेंगे पहले बिजनौर में, और उसके बाद और बिजनौर एंड सहारनपुर। तो कौन सी दो जगहों पे उत्तराखंड के उपरांत ही कौन सी दो जगहों पे जाती है? एक बिजनौर और एक सहारनपुर में मिलती है। गंगा घाटी में हुए जनसंख्या वितरण को किसकी संज्ञा दी गई है? गंगा घाटी में हुए जनसंख्या वितरण को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा इतिहास में दी जाती है। द्वितीय नगरीकरण। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये मैप है हमारा, ठीक है। अब ये उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत की इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था का, क्योंकि ये गंगा नदी जो है ना उत्तराखंड के लिए बहुत, ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है, क्योंकि इससे देखिए बिजली भी पैदा हो रही है, इससे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इसीलिए इसको उत्तर भारत की इकोनॉमी का या अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड मतलब बैकबोन, ठीक है। तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का क्या है? ये गंगा उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। इसके बाद गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है एक बार। तो पूछेगा बताओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब में गंगा का आपको विवरण कहां पे मिलता है? तो गंगा का उल्लेख आपको मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबी? 25 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली कितनी लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है। और कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर लंबी, ठीक है। इतने किलोमीटर को कवर करती है गंगा भारत में। अब आ जाते हैं मैप में। सबसे पहले मैप में चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। देखिए, अब बोलता है कि देखो, गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो है, परंतु गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड,
फिर उत्तर प्रदेश, फिर ये आ जाती है बिहार में, यहाँ से चल रही है, देखिए ये बिहार में, बिहार के बाद आती है झारखंड में, यहाँ से ऐसे आ जाती है, और यहाँ से फिर चली जाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो कितने राज्यों को छू रही है? 5 राज्यों को। मतलब उत्तराखंड से आते हुए वेस्ट बंगाल तक जाती है, 5 स्टेट्स को छूती है। तो कहता है गंगा भारत में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद ये यहाँ से प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में गंगा को जब ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल से, जब ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश प्रवेश करती है, तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये यहाँ वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश हुई तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो कहता है जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा। तो इसको पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। लेकिन कब तक? तभी तक जब तक ये ब्रह्मपुत्र से ना मिल जाए, और ज्यों ही ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो इसको पद्मा ना बोलकर क्या कहा जाता है? मेघना। मेघना। ठीक है, तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा बोलते हैं, और जैसे ही ये आगे चल के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तब फिर हम इसको क्या बोलने लग जाते हैं? मेघना बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता दूं, एक चीज और आपको बता दूं जो आपकी छूट गई है। देखिए यहां पर समझते हैं फिर से। ये देखिए, जब हमने इस चित्र को पढ़ा तो देखिए यहां से आ रही है कौन सी नदी? इसको समझते हैं फिर से। यहां से आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा जब तक ये देवप्रयाग पर नहीं पहुंची, देवप्रयाग पर नहीं पहुंची, और भागीरथी जब तक ये देवप्रयाग पर नहीं पहुंची, तो देवप्रयाग पर पहुंचकर इसके बाद तो ये गंगा कहलाई। तो पूछता है बताओ, भागीरथी तो गोमुख से निकली थी, गोमुख से निकलकर गंगा तक बनने तक, भागीरथी जब ये गोमुख से निकली और निकलकर ये पहुंची देवप्रयाग तक, तब तक इसने कितने किलोमीटर का सफर तय किया? तो इसने किया 205 किलोमीटर का सफर तय। 205 किलोमीटर का सफर तय किया। और इसके बाद गंगा उत्तराखंड के अंदर अंदर, जब तक उत्तराखंड से बाहर नहीं जाती तब तक गंगा ने कितने किलोमीटर का सफर तय किया? इसने किया 96 किलोमीटर का सफर तय। 96 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक 205 किलोमीटर भागीरथी नाम से, और यहां से आगे गंगा नाम से कितने किलोमीटर उत्तराखंड के अंदर? 96 किलोमीटर। और अगर पूरे देश की बात करें गंगा कितने किलोमीटर? तो 2525 किलोमीटर। इसीलिए बन जाती है भारत की सबसे लंबी नदी। अब हम आगे चर्चा करते हैं। गंगा जो नदी है, इसके तट पर कुछ प्रमुख शहर भी बसे हैं, जिनमें से कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ये सारे शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं? कानपुर, पटना, इलाहाबाद, ये सारे प्रमुख शहर हैं। और गंगा की जो अनुमानित लंबाई तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं कि इसकी जो मतलब कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक देखिए अलकनंदा। अलकनंदा आप लोग फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अलकनंदा। दूसरी यमुना, यमुना। तीसरी सोन, ठीक है, सोन। चौथी कोसी। गंडक, गंडक। घाघरा, घाघरा। गोमती। ठीक है, ये सब। और हुगली, हुगली। ठीक है, हुगली। ये सब क्या हैं? ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, महानंदा भी है, वरुण भी है हालांकि होने के लिए, लेकिन ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब पूछता है कि गंगा को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सा शहर करता है? तो ये करता है कानपुर। गंगा को सर्वाधिक प्रदूषित करता है कानपुर। कानपुर क्यों करता है? क्योंकि कानपुर में है चमड़ा उद्योग, तो इसके कारण गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है। कहां पे होती? कानपुर में। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है गंगा के नेशनलाइजेशन की बात। तो याद रखिएगा, गंगा की जब नेशनलाइजेशन की बात आती है तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नेशनलाइज हुई थी, या राष्ट्रीयकरण हुआ था गंगा का। ठीक है, उसके बाद एक तिथि और इंपॉर्टेंट बन जाती है, 17 तिथि। 4 के बाद हम इधर याद रखेंगे 17 नवंबर के बाद, नवंबर के तुरंत बाद क्या आता है? दिसंबर, और 2008 के तुरंत बाद आता है 2009। तो 17 दिसंबर 2009 को
क्या हुआ, एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है गंगा स्पर्श अभियान। गंगा स्पर्श अभियान की शुरुआत की गई। ये गंगा स्पर्श अभियान जो है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को बनाया गया। ठीक है, हेमा मालिनी को बनाया गया। गंगा नदी में पाए जाने वाले, अब देखो सबसे मेन चीज क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं। एक तिथि और इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देता हूं आपको। जून 1985 में भी कुछ हुआ था गंगा को लेकर। यहां हुआ था गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, GAP, गंगा एक्शन प्लान। 1985 में, 1985 जून 1985 में एक गंगा एक्शन प्लान आया। और ये क्यों करा गया, गंगा की स्वच्छता से संबंधित ये चलाया गया था। और ये 17 दिसंबर 2009 वाला ये जो गंगा स्पर्श अभियान है, ये क्यों चलाया गया था, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। ठीक है, अब एक अंतिम चर्चा और कर लेते हैं। हम कहते हैं कि गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता, गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है? हाँ, आध्यात्मिक कारण जरूर है, क्योंकि गंगा हमारी आराध्य देवी भी हैं, हम लोग पूजते भी हैं गंगा को। आध्यात्मिक रूप से दृष्टि से देखें तो गंगा को निश्चित तौर पर हम एक माता, अपनी माँ के समान मानते हैं, तो हम उनको पूजते भी हैं। लेकिन गंगा के अगर हम बात करें वैज्ञानिक रूप से, अध्ययनों के अनुसार, गंगा में, जैसे मान लीजिए गंगा है, गंगा में क्या पाया जाता है, मैंने बताया बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज ये एक वायरस है। क्या है? एक वायरस। और मैंने बताया वायरस किसको खाता है, बैक्टीरिया को खाता है। तो बैक्टीरिया फेज नामक एक वायरस है जो क्या करता है, जीवाणु भोजी है। जो जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरिया को खा लेने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला। जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरिया भोजी, बैक्टीरिया को खाने वाला एक वायरस है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया को खा लेता है और गंगा का जल कभी सड़ता नहीं। तो इसलिए आप लोग ये समझ लीजिए कि वैज्ञानिक तौर पर क्यों इसका जल नहीं सड़ता है। और गंगा नदी में पाई जाती है एक डॉल्फिन, गंगा नदी में एक पाई जाती है डॉल्फिन। डॉल्फिन गंगा नदी में क्या पाई जाती है, एक डॉल्फिन, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव अगर घोषित किया गया है, किसको किया गया? डॉल्फिन को किया गया है। ठीक है, जो गंगा में पाई जाती, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि जो भी मैंने आपको नदियां बताई, जो भी मैंने आपको अलकनंदा की मतलब ये गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां बताई, उनमें से एक सहायक नदी ऐसी भी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली अगर गंगा की सहायक नदी पूछेगा तो कौन है? सोन नदी। सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। और अगर पूछेगा बताओ कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम और भी नदियों की चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।